खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया और इंतहाई पेचीदा फौजी और जोग्राफियाई सियासी पेशरफ्तों पर। मुस्तनद रिपोर्ट्स की रोशनी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वुस्ता और खलीज फारिस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो महज रिवायती खबरें नहीं हैं। तो आइए ज़रा तफसील से इन हक़ाइक़ और दावों का जायज़ा लेते हैं जिन्होंने आलमी सतह पर तहलका मचा रखा है। चलें बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे। पहला, खलीज में हाई अलर्ट, फिर ऑपरेशन स्लेज हैमर के मकासद, इसके बाद ईरान की धमकियां, आबनाए में होने वाली ताज़ा झड़पें और आखिर में इस सब का आलमी असर। तो सबसे पहले बात करते हैं खलीज में इस वक्त जो एक हाई अलर्ट की सिचुएशन बनी हुई है उस पर। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छी तरह वाज़ह करती है। अगर हम ओपन सोर्स फ्लाइट रेडार्स को देखें तो वहाँ अमरीकी फ़िज़ाइया के C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारों की मौजूदा मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दोहरा रही है जैसा 28 फरवरी के उस बड़े ऑपरेशन से चंद घंटे कबल देखा गया था। आपको याद होगा, इस ऑपरेशन के नतीजे में एक सुप्रीम लीडर की जान गई थी और हफ्तों तक टेंशन रही थी। तो अब बिल्कुल इसी तर्ज की ये हालिया फ़ौजी हलचल ज़ाहिर है ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी समझी जा रही है। अब देखें, ये सब अचानक खला में नहीं हो रहा। NBC न्यूज़ और दीगर बड़े मीडिया इदारों ने रिपोर्ट किया है कि पेंटागन एक नए मुश्तरका अमरीकी और इजरायली फौजी ऑपरेशन की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहा है। तो ये जो रेडार्स पर हम हलचल देख रहे हैं ना, ये दरअसल इन्हीं रिपोर्ट्स को मज़ीद तक़वियत दे रही है कि ये किसी बड़े और मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इस नए ऑपरेशन यानी ऑपरेशन स्लेज हैमर के मुबैना मकासद आखिर हैं क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग हुई है। पहले जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा था, ये उसका महज तसलसल नहीं है, बल्कि अब एक बिल्कुल नया और कहीं ज़्यादा सख्त मिशन तैयार किया गया है जिसे ऑपरेशन स्लेज हैमर का नाम दिया गया है। नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मर्तबा अहदाफ और तरीक़ाकार दोनों पहले से कहीं ज़्यादा जारहाना समझे जा रहे हैं। तो यहाँ गौर करने वाली अहम बात यह है कि इस नए ऑपरेशन के अहदाफ बहुत ही मखसूस और संगीन बताए जा रहे हैं। जो ज़राए क्लेम कर रहे हैं उनमें टॉप मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट करना शामिल है जो किसी भी मुमकिना डील के रास्ते में रुकावट समझे जाते हैं। इसके अलावा ईरानी जज़ायर और पोर्ट्स का कंट्रोल संभालने की बात हो रही है और सबसे हैरानकुन दावा, फर्दू और नितंस की जौहरी तनसीबात पर ग्राउंड ऑपरेशन करके वहां से इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को बराह रास्त निकालने का प्लान भी शामिल बताया जा रहा है। यह अहदाफ खित्ते की सूरत हाल को यकसर तब्दील कर सकते हैं। खैर, किसी भी बड़े हमले से पहले अपना दिफा मजबूत करना एक आम फौजी हिकमत अमली है। हाल ही में इसराइल के इलाके बेत शिमिश में जोरदार धमाके सुने गए। पहले तो अवाम में काफ़ी खौफ और राज फैल गया, लेकिन फिर चैनल N12 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने वाज़े किया कि ये दरअसल जंग से पहले दिफाई आलात की टेस्टिंग और कंट्रोल धमाके थे। मतलब बैकग्राउंड में दिफाई तैयारियां अरूज पर हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से की जानिब। इन सब के जवाब में ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी और जवाबी धमकियां। अब यहाँ इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ एक जैसी पॉलिसी नहीं अपना रहा। खित्ते के वो ममालिक जहां अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, ईरान उन्हें 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में देख रहा है। कतर और सऊदी अरब के लिए उनकी अप्रोच काफ़ी सॉफ्ट और सिफारती है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत के लिए उन्होंने कदरे सख्त हार्डलाइन पॉलिसी अपनाई हुई है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मूव है अपने पड़ोसियों को दबाव में रखने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ पैदा होता है, क्या ईरान वाकई अमरीकी सरजमीन पर हमला कर सकता है? ईरान मुसलसल ऐसे दावे कर रहा है कि इस मर्तबा उनके पास कुछ ऐसे नए सरप्राइजेज और हथियार मौजूद हैं जिनका अमरीका और इजराइल के वहमो गुमान में भी नहीं। इन दावों ने इस बहस को जन्म दिया है कि क्या वाकई जंग का दायराकार मशरिक़ वुस्ता से निकलकर कहीं और जा सकता है। ज़राए की माने तो बात अब ICBMs यानी बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों तक पहुंच चुकी है। ये वो तवील फासले तक मार करने वाले हथियार हैं जो बड़े आज़मों को पार कर सकते हैं। अगर ईरान वाकई इस सलाहियत को इस्तेमाल करने की पोजीशन में है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि अमरीकी सरजमीन भी उनकी स्ट्राइक रेंज में आ सकती है। ये पॉइंट लिटरली इस तनाज़े के जोग्राफियाई दायराकार को ड्रामाई तौर पर तब्दील कर देता है। इस हवाले से ईरानी फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारीची का यह सरकारी बयान जरा देखें। इन्होंने कहा है कि किसी भी नए हमाकत का जवाब मजीद हमलों और नए सरप्राइजेस से दिया जाएगा। ये बयान जाहिर करता है कि ईरान किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि गैर मुतवक्कित जवाबी कार्रवाइयों का इरादा भी रखता है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। स्ट्रेट यानी आबनाए में आखिर किस तरह की ज़मीनी और समंदरी झड़पें चल रही हैं? क्योंकि कशीदगी सिर्फ बयानात तक तो महदूद है नहीं,
عراق کے علاقے سلیمانیہ میں حال ہی میں ہونے والے ہوائی حملے اس کی ایک مثال ہیں، جہاں ایران نے ان کرد اپوزیشن گروپس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے جو ان کے خلاف سرگرم ہیں۔ ذرائع صورتحال کو ایک عجیب سی کھچڑی قرار دیتے ہیں، کیونکہ عراق میں دونوں سائڈز کے مسلح گروہ موجود ہیں، جس نے اس خطے کے پراکسی ماحول کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد ذرا اس نمبر پر غور کریں، 4 لاکھ۔ یہ 4 لاکھ کیا ہے؟ یہ ان تیل کے بیرلز کی تعداد ہے جو اس آئل ٹینکر پر لوڈ تھے، جسے حال ہی میں آبنائے ہرمز میں ایران نے قبضے میں لیا۔ بتایا گیا کہ یہ ٹینکر وارننگز کو اگنور کر کے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران نے نہ صرف اس ٹینکر کو پکڑا بلکہ باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی ریلیز کی تاکہ دنیا کو سمندری حدود میں اپنی طاقت کا پیغام واضح طور پر دیا جا سکے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ ایران انفو 24 کی ایک اہم رپورٹ کے مطابق سمندر میں ایک ڈائریکٹ تصادم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ پہلے امریکی طیارہ بردار جہاز سے 2 فائٹر جیٹس نے اڑان بھری، پھر وہ مبینہ طور پر ایک ایرانی بحری جہاز کو ہٹ کرنے کے لیے قریب آئے، اور تیسرے سٹیپ میں ایرانی فورسز نے ان طیاروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے میزائل فائر کیے۔ ایران اسے اپنی دفاعی صلاحیت کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ اس ساری کشیدگی کا گلوبل ریپل ایفیکٹ یعنی عالمی سطح پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جہاں ایک طرف فوجیں آمنے سامنے ہیں، وہیں بیک گراؤنڈ میں زبردست سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ خطے کے اہم ممالک جیسے کہ پاکستان صورتحال کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی مثال محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات ہے۔ دوسری طرف عالمی سپر پاورز بھی اس سفارتکاری کا حصہ بن رہی ہیں۔ ایران نے اپنی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کو چین کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کیا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ چین کا کردار اس بحران میں انتہائی اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان سب کے درمیان روس نے بھی خاموشی توڑ دی ہے۔ ان کی جانب سے ایک سخت وارننگ سامنے آئی ہے کہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ اگر واقعی ایک نیا فوجی آپریشن گراؤنڈ پر آتا ہے تو بین الاقوامی سطح پر اس کی کتنی شدید مخالفت ہو سکتی ہے اور جیو پولیٹیکل داؤ پر کیا کچھ لگا ہوا ہے۔ صرف باہر ہی نہیں، امریکہ کے اندر بھی داخلی شخصیات اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں آنے والا ایک پیغام جس میں انہوں نے بحری جہازوں کی تصویر لگا کر اسے طوفان سے پہلے کی خاموشی قرار دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندرون ملک بھی اس کشیدگی کو کس قدر قریب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے اور سیاسی بیانیے کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام رپورٹس، دعووں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے کے بعد اب سب سے بڑا سوال یہی بچتا ہے کہ جب علاقائی جھڑپیں ایک بین الاقوامی تنازع میں بدلنے کا خطرہ سر پر کھڑا ہو تو کیا یہ تیزی سے ہوتی ہوئی سفارتی کوششیں آپریشن سلیج ہیمر کو روک پائیں گی، یا پھر مشرق وسطی واقعی ایک نئے فوجی طوفان کا مرکز بننے جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں بہت جلد مل جائے۔